आइए हम लोग पढ़ते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, क्लास हो गया 10th बिहार बोर्ड वाला बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। देखिए 9 क्लास का बात कर रहा। ठीक है, यह जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र किस प्रकार विकास हुआ। इस वर्ग के इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिंग भेदभाव के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों, असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती है। हम यह अध्याय के दूसरे पड़ाव पर इस सामाजिक विज्ञान और भेदभाववादी 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, जो कि है जाति, धर्म और लिंग। इन 3 पर आधारित विषमताएं कैसी होती है, इस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्ति होती है, इस पर भी हम बारी बारी से गौर करें। कहने का ये मतलब हुआ कि इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से जाति, धर्म और लिंग के आधार पर लोगों में किस प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है, यह बात हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारा वो है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व। बच्चों, हमने नवम वर्ग के अध्याय 2 में देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाए। ठीक है, लोकतंत्र कैसी व्यवस्था है ना, लोकतंत्र। अब सवाल ये आता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र जो है यह जनता लोकतंत्र, एक मिनट, लोकतंत्र जनता का ठीक है, जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। शासन है। ठीक है, लोकतंत्र जो है यह कैसा शासन है, यह जनता का शासन है, जनता के द्वारा चलाया जाता है और जनता के लिए ही होता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए कुछ घटनाओं पर, कुछ मुद्दों पर हम लोग गौर करेंगे। पहला मुद्दा है 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। ठीक है, जो कि 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई। यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाली तादाद काफी कम हो गई। इसी प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा आदि के विकसित होने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम है।
ठीक है। मराठियों की संख्या, मराठियों की संख्या 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या मुंबई में 1961 में 34% था और 2001 में 57% हो गया। ठीक है। अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन वे मीरा, भैबर, थाने, कल्याण और नवी मुंबई जैसे उपनगर में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 39% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेद पोश कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है। जो गरीब भैया, जो कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दूर दराते रहते हैं, जबकि यही गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, वे वहां के मूल निवासियों को अलग अलग तरीकों में अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का प्रदेश है। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं जिसमें जनता की कमाई का पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंक में लोगों ने जितनी राशि जमा की है उसका 1/4 हिस्सा ही वहां ऋण के रूप में दिया जाता है, और यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। ठीक है। मुंबई को क्या कहते हैं? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। ठीक है। पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण राजनीति अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। ठीक है। कई लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी हो गई। इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि कृत्यों में शिकार होने वाले की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति या धर्म संप्रदाय। दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का क्षेत्रीय आधार क्षेत्रीय विभाजन। मुंबई में मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है, परंतु तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। कुल मिलाकर के बात यह सामने आती है कि एक क्षेत्र के लोग जब किसी दूसरे क्षेत्र में अधिक संख्या में जाते हैं तो वहां पर इस चीज का विरोध होने लगता है, और दूसरे जगह के लोगों को स्थानीय लोग जो होते हैं वो मारपीट करते हैं, और इस मारपीट के दौरान कभी कभी हत्याएं भी हो जाती है, लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे थे, ये क्षेत्र के आधार पर हम लोग द्वंद्व कर रहे थे। ये हम लोग क्या कर रहे थे? क्षेत्र के आधार पर द्वंद्व था। ठीक है। अब हम लोग नस्ल के आधार पर द्वंद्व पढ़ेंगे। ठीक है। नस्ल, फिर मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल पर आधारित था। बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है क्या कि
बेल्जियम, यहां पे 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। इलाके में निवास और क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और 40% लोग जो है वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, 40% लोग कहां रहते हैं, बोलिनिया क्षेत्र में रहते हैं। बोलिनिया में निवास करते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी कहां है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी कहां है, ब्रुसेल्स। ठीक है, और ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, अब 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, यहां इस बात को लिख लेंगे। ब्रुसेल्स में 80% जनता जो है फ्रेंच बोलते हैं। और 20% जनता क्या है, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच भाषी लोग जहां ज्यादा समृद्ध है, लेकिन डच भाषी लोग की स्थिति जो है वह संतोषजनक नहीं है। स्वाभाविक है कि दोनों समूहों में तनाव बढ़ना ही था, जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ा। यही द्वंद्ववाद लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित करता है और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया गया, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं। दोनों समुदाय के ने समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है। संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार का चुनाव सामुदायिक सरकार बनाते हैं। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं है, बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैक्सिको में विभाजन का आधार क्या है, नस्ल है। बेल्जियम में विभाजन का आधार क्या है, भाषा है। ठीक है, और उसके बाद श्रीलंका में विभाजन का आधार क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। श्रीलंका में विभाजन का
आधार, क्षेत्र भी है और समाज भी। सामाजिक है। ठीक, बढ़े। लेकिन ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। यहाँ उत्तर भारतीयों की संस्कृति एवं दक्षिण भारतीयों की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। पुनः भाषाशी अंतराल भी है, बड़ा है। जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। अग्रणी जाति, पिछड़ी जाति, जातियों के हितों में टकराव, दलित एवं पिछड़ों की भी अपनी अपनी समस्याएं। बिहार में भी हाल में दलित एवं महादलित की एक नई पहचान निर्धारित हुआ है। इन अंतर्द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना स्वाभाविक है। मतलब भारत में अगर विभाजन की बात की जाए तब क्या होगा? भारत में विभाजन का आधार क्या हो जाएगा? संस्कृति भी हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, क्षेत्र विशेष हो जाएगा, ठीक है, जाति आदि बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत के में जो भी अंतर्द्वंद्व चल रहा है, भारत में चलने वाले अंतर्द्वंद्व का बहुत सारा कारण है, एक दो कारण नहीं है। इसलिए द्वंद्ववाद जो है बहुत जटिल है। अब हम इन सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इन विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव तथा लोकतंत्र के बदले स्वभाव को बताते हुए सामाजिक विभाजनों की रणनीति पर विचार करेंगे। आओ इन मुद्दों पर विचार करते हैं। आपने ऊपर जो भी बातें लिखी हुई थी उनको पढ़ा, कुछ खास मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इन मुद्दों को चिंतन के उपरांत बताओ कि किन मुद्दों से तुम सहमत हो। मुद्दा नंबर 1, हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 क्या कहता है? देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ठीक है, क्या कहता है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, कोई वृत्ति करने का, मतलब कोई भी कार्य करने का, व्यवसाय करने का, कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि धर्म, जाति, वंश, जन्म आदि के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में तथा कथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीयों पर किए गए कृत्य निस्संदेह सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का एक घिनौना प्रयास है, जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, इस राज ठाकरे का नाम आप पहले से जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, ये मराठी है, मुंबई में रहते हैं, वहां के कद्दावर नेता भी हैं, और इनका कहना है कि हम मुंबई में बिहारियों को नहीं रहने देंगे। ठीक है, और वो अपने आदमियों से वहां पर बिहारियों को मारपीट करवाते हैं, हत्या करवाते हैं, वहां से मारपीट करके बिहार मुंबई से बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। जबकि हमारे संविधान में यह बात साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में कि चाहे वह नागरिक मुंबई का हो या बिहार का हो या चेन्नई का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, उड़ीसा का हो, कहीं का भी हो, वह भारत का नागरिक है तो उसको कहीं भी रहने का अधिकार है। भारत में वह कहीं भी रह सकता, कहीं भी रह करके अपना जीवन यापन पेशा चला सकता। ठीक है, लेकिन राज ठाकरे क्या करता है, वहां से बिहारियों को मार मार के भगाता। अब आपके समझ से यह बात सही है कि गलत है, आप अपने विचार मन में विचार जरूर करिए। ठीक है, कि यह कहां तक सही है। ठीक है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसका अपने दिमाग में आपको विश्लेषण करना होगा। बाकी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है, यह बात आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, तो आप ध्यान में रखिए। अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अबाध गति से बहिर्गातों का आगमन होता रहे तो नगर और कस्बे की जनसांख्यिकी चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहां तमाम तरह की विकृतियां पैदा हो जाएगी। इस कस्बे या नगर के स्थानीय नागरिकों के आर्थिक स्रोत का दोहन शुरू हो जाएगा, फलतः उनका अस्तित्व संकटमय हो जाएगा। अतएव उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके स्थानीय हितों पर चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के अलावा कई नगरों के नागरिक सुविधा छड़ बनाने लगेगी और विभिन्न सामुदायिक समूहों के बीच वैमनस्य से पैदा होगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध राजनेता राजनीति लाभ के लिए देश के सहिष्णुता और अखंडता के विचारधारा को चकनाचूर कर देगा। मुद्दा नंबर 3, जाति और नस्ल के समान नहीं है। जाति और नस्ल समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। अतः नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जा सकता है। अतः मेरा मत है कि स्मिथ, कार्लोस और नॉर्मन को नस्ल विरोधी प्रतिकार मैक्सिको ओलंपिक समारोह में करना उसके विवेकपूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, यह जाति के ही तरह काफी हद तक समाज शास्त्रीय है और वैधानिक वर्गीकरण, जो लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है। अतएव परिस्थिति में इसका प्रतिकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में समाज विभाजन के स्वरूप। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। उपलिखित दृष्टांतों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं
और इस भेदभाव का विरोध के अपने अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं। क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है और विरोध संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है। मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण। नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मेक्सिको में ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। वहीं ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह में विजेता एफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो नामक व्यक्ति इसी समारोह में अमेरिकी अश्वेत अत्याचार पर नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार में उजागर किया। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जो ना तो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत, ने भी नस्ल आधारित विभेद का विरोध जॉन कार्लोस और स्मिथ का साथ देकर किया। बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता। भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है। भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाटा आदि जन्म का परिणाम। इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित विभाजन कहलाता। परंतु सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते, बल्कि कुछ अपने इच्छा से चुनते भी हैं। यथा कई व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है और दूसरे समुदाय का आश्रिता क्यों ना हो। एक परिवार का कोई सदस्य शैव, शाक्त, वैष्णव धर्म में विश्वास कर सकता है। यह भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से भिन्न कोई पेशा चुन सकता है। यह संभव है कि एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील आदि पेशा अपनाते हैं। फलतः उनका समुदाय अलग हो जाता है और समुदायों के हित के साधना एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो कि भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होता है। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों का हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भी भिन्न होंगे, लेकिन लिंग भी भिन्न होंगे, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता। यद्यपि सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा जरूर बनती है, परंतु यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का काम भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय से संबंध हो सकते हैं, परंतु अपने समूहों के सीमा से परे उनके समान उद्देश्य के कारण समानता थी और यही कारण है कि सभी भारतीय छात्र उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाओं के हिंसा के शिकार हुए। उसी प्रकार कार्लोस और स्मिथ दोनों एफ्रो अमेरिकी थे और एक दृष्टि से समान थे, अर्थात अश्वेत अमेरिकी, लेकिन नॉर्मन श्वेत ऑस्ट्रेलियाई थे। परंतु तीनों में एक समानता तो जरूर थी कि वे तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी एक ही समुदाय और जाति के सदस्य हैं। यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, परंतु संभव हो कि जाति, क्षेत्र, रंग, लिंग के आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। पुनः अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग होने के कारण एक विचारधारा के पोषक हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक ही संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्यों के विचारधारा का संघर्ष एक हो सकता है। अतएव निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि हम सभी को एक से ज्यादा पहचान होती है। वे एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। एक वाक्य में अगर कहा जाए, हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है।
सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर बड़े हो जाते हैं। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित और बेघर है और भेदभाव का शिकार है, जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधायुक्त है। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन। नहीं यहाँ से आगे। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद रहता है, अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए सभी धर्मों में दलित एवं वंचित वर्गों का हित समान होता है, अतएव इनके सामाजिक हित के मुद्दे पर एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन सकती है। विश्व स्तर पर यह विभाजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश है। यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो खेमों में बटे हुए, परंतु दोनों गुटों के बीच सामाजिक विभाजन का आधार एक जैसा नहीं है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय गरीब और वंचित है, लंबे समय से शोषण के शिकार है, जबकि उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक के बीच संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता दिखाई देती है, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर गरीब। अतएव उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच सीधे रूप से मारकाट चलते रहता है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल दिखाई नहीं देता। कोई भी देश चाहे बड़ा हो या छोटा, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं, जिससे गुजरकर ही लोकसत्ता में अपनी नीतियां निर्धारित करती है। ये नीतियां आसानी से निर्धारित नहीं हो पाते, बल्कि प्रतिद्वंद्वता के कहाँ गया प्रतिद्वंद्वता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करता है। पुनः इस परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः इसे स्वीकार कर ही लेते हैं और नीतियां निर्धारित हो ही जाती है। पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियां एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की मुहिम कई वर्ष पहले शुरू हुआ। काका कालेस्कर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग के सिफारिश के बीच लंबे जद्दोजहद के बीच तथा हिंसक तनावों के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। ठीक है,
मतलब आरक्षण की जो व्यवस्था है इसके लागू होने में काका कालेस्कर रिपोर्ट और मंडल आयोग की का योगदान। ऐसी जब भी स्थिति बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल पैदा हो जाता है और राजनीति पर जातीय लेवल शुरू हो जाता है। जाति का राजनीति पर प्रभाव, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जाति राजनीति पर प्रभावी हो जाती है और सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति का दिशा निर्धारण होने लगता है। भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो ऐसे अवधारणाओं में हम जरूर परिचित होंगे। सत्ता के दशक में भारतीय समाज में दलितों के पीड़ा का मार्मिक व्याख्यान महाराष्ट्र के कवि नामदेव ढसाल की इन कविता में अंतर्निहित थी। अब देखिए, नामदेव कहाँ के कवि थे? महाराष्ट्र। सदियों तक सफर किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनके पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा था हमारा लहू और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। सत्ता के दशक की यह कविता कमोवेश संपूर्ण भारत के सामाजिक संरचना की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। यह बताता है कि दलित जातियों के अस्तित्व की पहचान और पहुंच राजनीति से कोसों दूर था। 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति अवचेतना सुविधापरस्त हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1967 की तक राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता कब्जा के लिए संघर्ष चला। 90 के दशक के बाद पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। कहने का मतलब 1967 तक सवर्णों का वर्चस्व रहा। 1990 तक सवर्णों तथा पिछड़ों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चला। 1990 के बाद पिछड़ों का वर्चस्व हो गया। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। सरकार के नीतियां के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के राजनीति का कमोबेश यही सूरत है। राजनीति दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति होड़ करने लगती है। इस तरह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है। अगर संघर्ष तत्वों के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं किए जाएं
तो देश विघटन की तरफ जा सकता है। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लें, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो काफी समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है और ये ईसाई दो खेमों में बटे हुए हैं। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट, 44% आबादी रोमन कैथोलिक का है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करते हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने में विपक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट है। यूनियनिस्ट एवं नेशनलिस्ट के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट की बीच समझौता हुआ, शांति समझौता, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा दुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया के कई टुकड़े में बट गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बात है, ये लिखा रहा है। जब जब राजनीति दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगती है। तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है। चलिए ठीक है। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना, बड़ी स्वाभाविक है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। कई पार्टियां समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है और इसकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होता। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 तत्वों पर निर्भर करती है।
पहला, लोग अपनी पहचान, अपना अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय स्थानीय चेतना भी होते हैं। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका संघर्ष नहीं थम पाएगा। इसको कोई फिर जब तक बंगालियों का, तमिलनाडु तमिलों का, महाराष्ट्र मराठियों का, आसाम आसामियों का, गुजरात गुजरातियों की भावना का दमन नहीं होगा, तब तक भारत की अखंडता, एकता तथा सामंजस्य खतरा में रहेगा। अतएव उचित यही है कि पहचान के लिए सभी चेतनाएं अपने अपने मर्यादा में रखें और एक दूसरे के सीमा में दखल न दें। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई कहते हैं, भले ही वे डच और जर्मन बोलते हैं। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजरिया रखते हैं। भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं। तभी तो हमारा देश अखंडता और एकता का प्रतीक है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीति दल कैसे उठा रहे। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। ऊपर लिखित वृत्तांत से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार सत्ता के दशक के पूर्व राजनीति स्वरूप तथा 80 एवं 90 के दशक में राजनीति परिदृश्य में बदलाव हुआ। भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। इसके विपरीत युगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। अंततः युगोस्लाविया टूट गया और टुकड़ों में बट गया। तीसरा है विभाजन की राजनीति का परिणाम। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर भारत में पिछड़ों दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता। लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाया, इनकी देश के मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। पुनः बेल्जियम में भी सभी समुदाय के हितों को सामुदायिक सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता के नाम पर तमिल के न्यायपूर्ण मांगों को दबाया जा रहा है। ताकत के दम पर
एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाता। लोकतंत्र में विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। इसलिए कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक होता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। सभी से हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, भाषा और क्षेत्र के आधार पर। अब हम लोग धर्म और लिंग के विभेद को भी जाने। धर्म और लिंग के आधार पर कैसे भेदभाव होता है, इस बात को भी हम लोग जानेंगे। सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियों में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण है। राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की मात्रा। जाति व्यवस्था राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है। एक तरफ राजनीति में जातीय विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें बढ़ाने, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की गई है। दूसरी ओर सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह भी हो सकता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता।